नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य और व्याकरण के पिछले साल आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गंग कवि को उनके प्रसिद्ध छप्पे पर रहीम कवि ने कितने रुपए का पुरस्कार दिया था? तो गंग कवि को उनके द्वारा उनके प्रसिद्ध छप्पे पर जो है रहीम कवि ने उनको जो है वो 36 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कवि ध्रुवदास किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो कवि ध्रुवदास के पिता और पितामह जो है दोनों राधा बल्लभी संप्रदाय के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है और वो इसी से में जो है दीक्षित हुए थे। अगला प्रश्न है, कवि पंत किसके व्यक्तित्व से प्रभावित थे? तो कवि पंत जो है विचारों के क्षेत्र में जो है सुमित्रानंदन पंत जो हैं वो पहले महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए थे और फिर मार्क्स से और इसके उपरांत जो है वो श्री अरविंद से प्रभावित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ए बी सी तीनों ही जो है ये सही है। अगला प्रश्न है, महादेवी जी के किस ग्रंथ का नाम प्रतीकात्मक है? तो महादेवी जी के ग्रंथों जो है निहार, रश्मि, नीरज, दीपशिखा के नाम जो है प्रतीकात्मक और व्यंजक है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है, ये सभी जो है प्रतीकात्मक है। अगला प्रश्न है, केशवदास की प्रशंसा से प्रसन्न होकर बीरबल ने केशवदास को कितने रुपए का पुरस्कार दिया था? तो केशवदास की प्रशंसा से प्रसन्न होकर जो है उन्हें 6 लाख का पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 6 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी ने अपने महाकाव्य कामायनी का नामकरण किस आधार पर किया था? तो कामायनी की प्रधान पात्री जो है वो श्रद्धा है और काम की पुत्री होने के कारण जो है उसका दूसरा नाम कामायनी भी है और इसी गरिमामयी नारी के सम्मान में जो है प्रसाद जी ने इसका नाम कामायनी रखा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसकी नायिका के आधार पर ही जो है उन्होंने इसका नाम कामायनी रखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रसाद जी की पत्रिका कौन सी है? तो इंदु पत्रिका जो है वो प्रसाद जी की प्रेरणा से उनके भांजे अंबिका प्रसाद ने 1909 में निकाला था और इसी में विशेषता जो है इनकी कविता प्रकाशित होती थी। तो ऑप्शन नंबर ए इंदु इसका सही आंसर है। हिंदी साहित्य में अरविंदवाद से क्या तात्पर्य है? तो हिंदी साहित्य में अरविंद की नवचेतना से संबंधित विचारधारा को जो है अरविंदवाद की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। रहस्यवाद किन कवियों की विशेषता रही है? तो रहस्यवाद जो है संत और छायावादी दोनों प्रकार के कवियों की काव्य प्रवृत्तियां रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन थे? तो राम की शक्ति पूजा जो है छायावादी कवि निराला द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, छायावादी कवि निराला। और इसमें जो है कवि राम के स्वरूप और रामत्व की व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है, काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति में कौन सा अलंकार होता है? तो यदि जो है वाक्य में किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवरुहु, छाए, यहाँ त जो है वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण जो है अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, बनावट के विचार से शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? तो बनावट के विचार से जो है शब्द को 3 भागों में विभाजित किया गया है, रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़ि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 3। सियार शब्द किस कोटि का है? तो सियार शब्द संस्कृत के श्रृंगाल शब्द से परिवर्तित होकर हिंदी में आया है और ऐसे शब्द जो है वो तद्भव होते हैं। अतः सियार शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खेत आना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो खेत आना मुहावरे का अर्थ है मारा जाना
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो उदाहरण के लिए जो है मराठे के सेनापति तानाजी युद्ध भूमि में खेत आए, तो इसका सही आंसर होता है मारा जाना। अगला प्रश्न है ऋण मुक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो ऋण मुक्ति शब्द में जो है पंचम तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह होना होगा ऋण से मुक्ति, अर्थात ये अपादान कारक से प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास। तुम मेरा काम करोगे ना, इस वाक्य में ना कौन सा निपात है? तो इस वाक्य में ना काम करने की सीमा को दर्शाता है, अतः ये सीमा बोधक निपात है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है सीमा बोधक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छोटी मुंह बड़ी बात, छोटे मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात, उपयुक्त तीनों। तो मुंह शब्द का प्रयोग जो है पुल्लिंग में किया जाता है, अतः छोटे मुंह बड़ी बात कथन उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर छोटा मुंह बड़ी बात जो है कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो खिलाना, पिलाना इत्यादि क्रिया प्रेरणार्थक होते हैं और जिस क्रिया के होने से किसी सहयोग की अपेक्षा होती है तो वो प्रेरणार्थक कहलाते हैं। तो खिलाना जो है वो एक प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तुलसीदास एक खंड काव्य है, कथन क्या है? तो तुलसीदास एक खंड काव्य है। तुलसीदास जो है कवि के रूप में विख्यात है, परंतु उनकी महाकवि निराला द्वारा रचित एक खंड काव्य भी है, अतः ये जो कथन है वो सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये जो है तुलसीदास खंड काव्य है जो महाकवि निराला द्वारा रचित है, तो ये याद रखें। अगला प्रश्न है उर्वशी में दिनकर जी किस रस के कवि हैं? तो वीर रस के जो हैं वो प्रसिद्ध कवि दिनकर जी जो है एक प्रसिद्ध कवि हैं और उर्वशी और रसवंती काव्य में जो है उन्होंने इसी रस में लिखा है और इन दोनों ग्रंथों में जो है प्रधान रस श्रृंगार भी है। वैसे तो वो वीर रस के माने जाते हैं, लेकिन उर्वशी और जो रसवंती है उन्होंने श्रृंगार रस में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। डॉक्टर रामविलास शर्मा को किस प्रकार का कवि कहा जा सकता है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है अपनी रचनाओं की दृष्टि से आशावादी, उत्साहवादी और आस्थावादी सिद्ध होते हैं और क्योंकि उन्होंने इसमें अपना विश्वास जताया है, तो ये सभी जो है कथन सही है इनके विषय में। अगला प्रश्न है फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं जो है वो केदारनाथ अग्रवाल जी की एक प्रसिद्ध कृति है। ऑप्शन नंबर बी केदारनाथ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध किस प्रकार के कवि रहे हैं? तो मुक्तिबोध जो है एक संघर्षशील और जुझारू कवि रहे हैं और जीवन में कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने जो है ईमानदारी से जीवन संघर्ष को जारी रखा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है संघर्षशील। गिरजा कुमार माथुर की कविता का विषय क्या था? तो गिरजा कुमार माथुर का काव्य विषय महानगरों के युवतियों के प्रेम का वर्णन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। लक्ष्मीकांत वर्मा किस प्रकार के कवि हैं? तो लक्ष्मीकांत वर्मा की जो है की प्रसिद्धि अगेय जी के सप्तक में आने के बाद हुई थी और ये प्रयोगवादी कवि रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी के किस काव्य संग्रह पर उन्हें देव पुरस्कार मिला? तो माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं एक राष्ट्र कवि रहे हैं और इनकी रचना हिम कीर्तनी के लिए उन्हें देव पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है हिम कीर्तनी।
अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का विकास किस काल में हुआ? तो हिंदी गद्य का विकास जो है वो आधुनिक काल में हुआ है और अतः इस काल को जो है गद्य काल की संज्ञा भी दी गई है। अगला प्रश्न है, अनुवाद कार्य हिंदी के किस युग में अधिक हुआ? तो आचार्य द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है हिंदी के विकास में बहुत योगदान दिया है और इस काल में जो है इन्होंने लेखकों को प्रोत्साहित करके अनुवाद कार्य के द्वारा हिंदी साहित्य के भंडार को भरने में योगदान दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी द्विवेदी युग जो है इसका सही आंसर है, इसी में जो है अनुवाद कार्य हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की काव्य भाषा क्या थी? तो भारतेंदु युग तक जो है काव्य की भाषा पर ब्रिजभाषा का प्रभाव बना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ब्रिजभाषा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली कविता किस युग में पराकाष्ठा को प्राप्त थी? तो छायावादी युग में जो है में काव्य की मुख्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रतिष्ठापन हुआ है और ब्रिजभाषा से कविता को लगभग मुक्ति मिल गई थी। तो छायावादी युग जो है इसका सही आंसर है। मतैक्य एक मतैक्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा मत जमा ऐक्य। ऑप्शन नंबर सी। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो आजीवन शब्द में जो है वो अव्ययी भाव समास है। ज ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ज ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है वो तालु है। निम्नलिखित में भाषा वैज्ञानिक कौन है? तो कामता प्रसाद गुरु जो है भाषा वैज्ञानिक है और एक शेष साहित्यकार भी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कामता प्रसाद गुरु। व्याकरणिक गठन के आधार पर काव्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो व्याकरणिक गठन की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कृपण शब्द का विलोम क्या है? तो कृपण शब्द का विलोम उदार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कृपण का अर्थ होता है कंजूस, जो उदारता का विरोधी शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ी है? तो चंद्रशेखर जो है वो चंद्र जमा शेखर के योग से निर्मित हुआ है और साथ ही शिव के लिए रूढ़ है, अतः ये योग रूढ़ी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो सुंदरता शब्द सुंदर से सुंदर में ता प्रत्यय लगने से निर्मित होता है, जो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना रहा है। तो सुंदर इसका सही आंसर होगा, सुंदरता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय लगा है? तो प्रत्यय जो है वैज्ञानिक शब्द में जो है इक प्रत्यय लगा है, शेष बिना प्रत्यय के है, तो वैज्ञानिक इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द परिमाण वाचक विशेषण है? ज्यादा शब्द जो है मात्रा बोधक है, अतः परिमाणवाचक जो है विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी। हिमालय में से गंगा निकलती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो यहाँ पर कोई चीज़ जो है दूसरी चीज़ से अलग हो रही है, तो यहाँ पर जो है अपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने कहा पृथ्वी चलती है, इस वाक्य में पृथ्वी चलती है क्या है? तो इस वाक्य में पृथ्वी चलती है जो है वो उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चिकना घड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है निर्लज्ज होना। ऑप्शन नंबर बी।
और ये ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जिसके ऊपर किसी बात का कोई प्रभाव ना हो। तो निर्लज्ज होना जो है चिकने घड़े का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, त्रेता के दो वीर नामक छोटा सा काव्य किसने लिखा है? तो त्रेता के दो वीर लघु काव्य जो है श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसमें लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध संबंधी घटनाओं का छिटपुट वर्णन दिया गया है। अगला प्रश्न है, अनूप शर्मा किस काव्य धारा के कवि हैं? तो अनूप शर्मा आधुनिक काल के नई काव्य धारा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चित्राधार में जयशंकर प्रसाद की कैसी रचना संग्रहित है? तो चित्राधार में जयशंकर प्रसाद के ब्रिजभाषा में रचित काव्य संग्रह संग्रहित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हिंदुस्तान नामक पत्र कहाँ से निकलता था? तो हिंदुस्तान नामक पत्रिका का संपादक जो है इंग्लैंड से हुआ करता था और इसके संपादक जो है राजा रामपाल सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। भारत सौभाग्य नाटक के रचयिता कौन थे? तो भारत सौभाग्य नाटक की रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड ने 1888 में की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत बंधु पत्रिका के संपादक कौन थे? तो भारत बंधु पत्रिका के संपादक जो हैं बाबू तोताराम थे। ऑप्शन नंबर सी बाबू तोताराम ने जो है हेडमास्टर की नौकरी छोड़कर अलीगढ़ से भारत बंधु पत्रिका निकाली थी। अगला प्रश्न है, अंधा युग के रचयिता कौन है? तो अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की प्रगतिवादी रचना है जिसमें फैंटेसी का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर भारती इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में विजय देवनारायण शाही की कौन सी रचना है? तो मछली घर जो है विजय देवनारायण शाही की यथार्थवादी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए मछली घर इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस कवि ने व्यंग्य अकारण प्रतीत होने लगते हैं? व्यंग्य अकारण प्रतीत होने लगते हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के व्यंग्य जो है कभी कभी अकारण प्रतीत होने लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मिट्टी और फूल के रचयिता कौन से कवि हैं? तो मिट्टी और फूल काव्य के रचयिता जो है नरेंद्र शर्मा जी की है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, नरेंद्र शर्मा। पोद्यार रामावतार अरुण की रचना महाभारती में किन विषयों में को समेटा गया है? तो पोद्यार रामावतार अरुण की रचना महाभारती में अस्तित्ववादी प्रभाव से रचित वैदिक विषय दृष्टिगत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के विचार से श को क्या कहा गया है? तो श वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है, अतः इसे मूर्धन्य श कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के पिछले साल के प्रश्न पत्रों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।